लीजिए सुनिए रवीन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के 22वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। गुलाब के फूल का थोड़ा सा इतिहास है। कल रात को गोरा तो परेश बाबू के घर से चला आया, किंतु मजिस्ट्रेट के यहां उस अभिनय में योग देने का प्रस्ताव लेकर विनय बड़ी विपत्ति में पड़ा। इस अभिनय में ललिता का वैसा कुछ उत्साह नहीं था, बल्कि इन बातों को वो पसंद ही न करती थी। किंतु किसी तरह विनय को इस अभिनय में शामिल करने के लिए उसके मन में मानो एक प्रकार की जिद हो गई थी। जो काम गोरा के मत के खिलाफ थे, उन कामों को विनय के द्वारा पूरा कराना ही उसका अभीष्ट था। मानो वो अपने क्रोध को इसी के द्वारा चरितार्थ करना चाहती थी। विनय गोरा का अनुवर्ती है, ये बात ललिता को असह्य थी, पर इसका कारण खुद भी नहीं जानती थी। जो हो वो यही चाहती थी कि विनय को किसी तरह गोरा के हाथ से छुड़ाकर स्वतंत्र कर दूं। ललिता ने अपनी चोटी हिलाकर विनय से पूछा, क्यों साहब, अभिनय करने में दोष ही क्या है? विनय, अभिनय करने में दोष न हो, किंतु मजिस्ट्रेट के घर पर जाकर अभिनय करना मुझे अच्छा नहीं मालूम होता। ललिता, आप अपने मन की बात कहते हैं या और किसी के मन की? विनय, दूसरे के मन की बात कहने का जिम्मा मैं नहीं लेता। दूसरे के मन की बात कोई भी तो नहीं कह सकता। आप शायद विश्वास न करेंगी, परंतु मैं अपने मन की ही बातें कहा करता हूं, कभी अपने मुंह से और कभी और के मुंह से। इस बात का कोई जवाब न देकर ललिता जरा मुंह टेढ़ा करके हंसने लगी। वो कुछ देर पीछे बोली, आपके मित्र गौरमोहन बाबू शायद ये समझते हैं कि मजिस्ट्रेट का निमंत्रण अस्वीकार करने में ही बड़ी बहादुरी है। मानो इसी में वे अंग्रेजों के साथ लड़ाई कर दिल के फफोले फोड़ते हैं। विनय ने उत्तेजित होकर कहा, मेरा मित्र तो शायद ऐसा नहीं समझता, पर मैं समझता हूं। जो हमें आदमी नहीं समझते, और यदि समझते भी हैं तो बहुत तुच्छ, जो इशारे पर हमें बंदर की तरह नचाना चाहते हैं, जो हमें उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं, उनके लिए यदि उस उपेक्षा के बदले उपेक्षा न की जाए तो हम लोग अपने सम्मान की रक्षा कैसे कर सकेंगे? ललिता में स्वाभिमान की मात्रा काफी थी, इसलिए वो विनय के मुंह से आत्मगौरव की बात सुनकर मन ही मन खुश हुई, परंतु इससे वो अपने पक्ष को दुर्बल न समझ करके अकारण व्यंग्य की बातों से विनय के मन को दुखाने लगी। आखिर विनय ने कहा, आप इसके लिए बहस क्यों कर रही हैं? आप स्पष्ट क्यों नहीं कहती कि मेरी इच्छा है तुम अभिनय में साथ दो, तब मैं आपके अनुरोध से अपने मन को त्याग कर जी को कुछ सुखी करूं? ललिता, वाह, ये मैं क्यों कहूं? यदि आप अपने मत को किसी तरह पुष्ट कर सकें तो आप उसे मेरे अनुरोध से क्यों छोड़ेंगे? किंतु वो मत सत्य होना चाहिए। विनय, अच्छा यही सही, ना मैं अपने मत को सत्य ही कर सका और ना आपके अनुरोध की ही कोई बात रही। मैं आपके अनुरोध का पालन करके ही अभिनय में योग देने को राजी हूं। इस समय बरदा सुंदरी को वहां आते देख विनय ने झट उठकर कहा, बतलाइए, अभिनय में सम्मिलित होने के लिए मुझे क्या करना होगा? बरदा सुंदरी ने गर्व के साथ कहा, उसके लिए आपको कुछ भी चिंता न करनी होगी, मैं आपको तैयार कर लूंगी। सिर्फ अभ्यास के लिए आपको नित्य नियमित समय पर आना होगा। विनय, अच्छा तो आज जाता हूं। बरदा सुंदरी, आज क्या कहते हो? कुछ खाकर जाना? विनय, आज नहीं। बरदा सुंदरी, नहीं नहीं, ये ना होगा। विनय ने वहीं भोजन किया, किंतु और दिन की भांति आज उसके मुंह पर स्वाभाविक प्रसन्नता न थी। आज सुचरिता भी कुछ चिंतित हो एक ओर चुपचाप बैठी थी। ललिता के साथ विनय की बहस हो रही थी, तब वो बरामदे में टहल रही थी। आज की रात में बातें खूब न जमी। जाते समय विनय ने ललिता के उदासीन मुंह की ओर देखकर कहा, मैंने हार मानी तो भी आपको प्रसन्न न कर सका। ललिता सहज ही रोना नहीं जानती थी, किंतु आज उसकी आंखों से आंसू निकलना चाहते हैं। क्या हुआ है? आज वो अपनी बात पर आप ही सिर पीट पीट कर रोना चाहती है। वो बार बार इस प्रकार निरपराधी विनय बाबू को क्यों चुटीली बातें कहती है और आप कष्ट पाती है। विनय जब तक अभिनय में सम्मिलित होने को राजी न था, तब तक ललिता की जिद भी आसमान पर चढ़ी जाती थी, किंतु जब उसने स्वीकार कर लिया तब ललिता का सब उत्साह मिट्टी में मिल गया। शामिल न होने के लिए जितनी युक्तियां थीं, सब उसके मन में प्रबल हो उठी। तब उसका मन व्यथित होकर कहने लगा,
केवल मेरा अनुरोध रखने के लिए विनय बाबू का इस प्रकार राजी हो जाना उचित नहीं। अनुरोध अनुरोध क्यों मानेंगे? वे समझते हैं कि अनुरोध रखकर वे मेरे साथ भद्रता कर रहे हैं। ओह, उनकी ये भद्रता पाने के लिए मानो मेरा सिर दुख रहा है। किंतु इस तरह कोई स्पर्धा करने से कैसे बचेगा? निस्संदेह वो विनय को अभिनय दल में खींचने के लिए इतने दिनों से आग्रह दिखाती आई है। आज विनय ने सुशीलता को जगह देख उसका इतना बड़ा अनुरोध मान लिया है, इसलिए उस पर क्रोध करना भी अनुचित होगा। इस घटना से ललिता को अपने ऊपर घृणा और लज्जा हुई, जिसके स्वभावतः इतनी बड़ी होने का कोई कारण न था। और दिन उसका मन जब किसी तरह स्थिर होता था तब वो सुचरिता के पास जाती थी, पर आज नहीं गई, और क्यों उसका हृदय विवश हो गया तथा उसकी आंखों से इस प्रकार सहसा आंसू गिरने लगे, इसका ठीक ठीक कारण वो खुद न समझ सकी। दूसरे दिन सवेरे सुधीर ने लावण्य को एक गुलदस्ता लाकर दिया था। उस गुलदस्ते में एक डाल में 2 अधखिले गुलाब के फूल थे। ललिता ने उस गुलदस्ते से उन्हें खोलकर रख लिया। लावण्य ने कहा, क्या किया? ललिता ने कहा, गुलदस्ते में अनेक फूल पत्तियों के बीच अच्छे फूल को बंधा देख कष्ट होता है। इस तरह एक ही रस्सी में सब भली बुरी चीजों को एक श्रेणी में जबरदस्ती बांधना मूर्खता है। ये कहकर ललिता ने सब फूलों को खोलकर उन्हें घर में इधर उधर जहां जो रखने योग्य था रख दिया। सिर्फ गुलाब के दोनों फूलों को लेकर वो चली गई। सतीश ने उसके हाथ में फूल देखकर कहा, बहन, ये फूल कहाँ मिले? ललिता ने उसका उत्तर न देकर पूछा, आज तू अपने दोस्त के घर न जाएगा? विनय की ओर अभी तक सतीश का ध्यान न था, किंतु उसके मुंह से विनय का नाम सुनते ही वो उछलकर बोला, हाँ जाऊंगा, क्यों नहीं। बस वो जाने के लिए आतुर हो उठा। ललिता ने उसका हाथ पकड़कर पूछा, वहां जाकर तू क्या करता है? सतीश ने संक्षेप में कहा, गपशप। ललिता, उन्होंने तुझको इतने चित्र दिए हैं, तू उन्हें क्या कुछ नहीं देता? विनय सतीश के लिए अंग्रेजी अखबारों और विज्ञापनों से अनेक तस्वीरें काटकर रखता था। सतीश ने एक फाइल बनाकर उसमें उन चित्रों को चिपकाना आरंभ किया था। इस प्रकार वो चित्रों से फाइल भरने के लिए इतना व्यग्र हो पड़ा कि अच्छी किताबों में चित्र देख उनमें से भी चित्र काटकर ले लेने के लिए उसका मन छटपटाता था। इस लोलुपता के अपराध में उसे कई बार अपनी बहनों के द्वारा विशेष दंड सहने पड़े हैं। संसार में दान के बदले दान देना भी एक जरूरी बात है, ये जानकर आज सतीश को बड़ी चिंता हुई। टूटे टीन के बक्स में उसकी जो कुछ निज की संपत्ति संचित है, उसमें ऐसी कोई चीज नहीं जिसे वो सहसा किसी को दे डाले। सतीश का चेहरा घबराया सा देखकर ललिता ने हंसकर धीरे से उसका गाल दबाकर कहा, ठहर ठहर, अब तुझे अधिक सोचना न होगा, यही दोनों गुलाब के फूल उन्हें देना। इतने सहज ही इस कठिन समस्या का हल होते देख वो प्रसन्न हो गया और बड़ी खुशी से दोनों फूल लेकर अपने मित्र का ऋण चुकाने चला। रास्ते में विनय के साथ उसकी भेंट हुई। सतीश दूर से ही उसे विनय बाबू कहकर पुकारता हुआ दौड़कर उसके पास पहुंचा और कुर्ते की जेब में फूल छिपाकर बोला, बतलाइए मैं आपके लिए क्या लाया हूं। विनय के हार मान लेने पर उसने जेब में से दोनों फूल निकाल कर दिए। विनय ने कहा, वाह, बहुत ही बढ़िया फूल है, किंतु सतीश बाबू, ये तो तुम्हारे निज के नहीं है। चोरी का माल लेकर आखिर में कहीं पुलिस के हाथ न पकड़ा जाऊं। ये फूल उसके निज के हैं या नहीं, इस विषय में सतीश को कुछ धोखा हुआ। कुछ देर मन में सोचकर उसने कहा, हाँ जी, ये चोरी कैसे हुई? ललिता बहन ने मुझको दिए हैं आपको देने के लिए। इस बात का फैसला यहीं हो गया और विनय ने सांझ को उसके घर जाने का वादा करके सतीश को विदा कर दिया। कल रात को ललिता की कड़ी बातों से चोट खाकर विनय अब भी उसकी वेदना को भूल न सका था। विनय के साथ प्रायः किसी का विरोध नहीं होता, इसलिए वो किसी से इस प्रकार का तीव्र आघात पाने की आशंका भी नहीं रखता। इसके पहले वो ललिता को सुचरिता की अनुवर्तनी समझता था, किंतु अंकुश खाया हुआ हाथी जैसे अपने महावत को नहीं भूलता। कुछ दिन से वैसी ही दशा ललिता के संबंध में विनय की भी थी। किस तरह मैं ललिता को कुछ प्रसन्न करूं और शांति पाऊं, यही चिंता विनय के मन में प्रधान हो उठी। सांझ को परेश बाबू के घर से लौटकर आने के बाद सोते समय ललिता की कुटिल हास्य भरी जली कटी बातें एक एक कर उसके मन में उठती और उसकी नींद को तोड़ डालती थी। मैं छाया की भांति गोरा के पीछे लगा फिरता हूं, मैं गोरा का आज्ञाकारी हूं, मैं उसकी अनुमति के बिना स्वयं कुछ कर नहीं सकता।
ये कहकर ललिता मेरा अपमान करती है, परंतु उसकी एक भी बात सच नहीं। विनय इसके विरुद्ध अनेक प्रकार की युक्तियां मन में एकत्र कर रखता था, किंतु वे सब युक्तियां उसके किसी काम न आती थी, क्योंकि ललिता तो स्पष्ट रूप से ये अभियोग उसके विरुद्ध लगाती न थी। इस बात के विषय में तर्क करने का अवकाश उसे न देती थी। मतलब ये कि विनय के पास जवाब देने को बहुत बातें रहने पर भी वो समय पर उनका व्यवहार न कर सकता था, जिससे उसके मन में क्षोभ और भी बढ़ जाता था। कल की रात जब उसने हार मानकर भी ललिता के मुंह पर प्रसन्नता न देखी, तब वो घर आकर बहुत घबरा गया और सोचने लगा कि क्या सचमुच ही मैं इतनी बड़ी अवज्ञा का पात्र हूं। इसी से विनय ने जब सतीश से सुना कि ललिता ही ने सतीश के हाथ उसके लिए गुलाब के फूल भेज दिए हैं, तब वो मारे खुशी के उछल पड़ा। उसने सोचा, अभिनय में सम्मिलित होने को राजी हो जाने से संधि के चिन्ह स्वरूप गुलाब के फूल ललिता ने प्रसन्न होकर दिए हैं। पहले उसके मन में आया कि ये दोनों फूल अपने घर में रख आवे। पीछे उसने सोचा, नहीं, ये शांति सूचक मां के पैरों पर चढ़ाकर उन्हें पवित्र कर लेना चाहिए। उस दिन सांझ को विनय जब परेश बाबू के घर गया, तब सतीश ललिता के पास बैठकर स्कूल का पाठ याद कर रहा था। विनय ने ललिता से कहा, युद्ध का रंग लाल होता है, इसलिए संधि का फूल सफेद होना चाहिए था। ललिता इस बात का अर्थ न समझ विनय के मुंह की ओर देखने लगी। तब विनय ने अपनी चादर के खूंट से उजले कनेर के फूलों का एक गुच्छा निकालकर ललिता के सामने रखा और कहा, आपके दोनों फूल चाहे जितने सुंदर हों, तो भी उनमें कुछ कुछ क्रोध का रंग है। मेरे ये फूल शोभा में उनका मुकाबला नहीं कर सकते, किंतु शांति के स्वच्छ रूप में नम्रता स्वीकार कर आपके पास हाजिर हुए हैं। ललिता के कपोलों पर गुलाबी आभा दौड़ गई। उसने कहा, आप किसको मेरे फूल कहते हैं? विनय ने कुछ ठिठक कर कहा, तब मेरी भूल है, मुझे धोखा हुआ। सतीश बाबू, तुमने किसके फूल किसको दे दिए? सतीश जोर से बोल उठा, वाह, ललिता बहन ने देने को कहा था। विनय, किसे देने को कहा था? सतीश, आपको। ललिता ने खिसियाकर सतीश की पीठ में एक थप्पड़ जड़कर कहा, तुम सा बेवकूफ तो मैंने देखा नहीं। विनय बाबू के दिए हुए चित्रों के बदले तू ही ना फूल देना चाहता था। सतीश हतबुद्धि होकर बोला, हाँ, उसी के बदले में तो दे आया था, किंतु तुम ही ने मुझसे फूल देने को कहा था ना। सतीश के साथ झगड़ने में ललिता और भी पकड़ी गई। विनय ने स्पष्ट समझ लिया फूल ललिता ने ही दिए थे, लेकिन वो गुमनाम ही रहना चाहती थी। विनय ने कहा, आपके फूलों का दावा मैं छोड़े देता हूं, किंतु इससे आप ये ना समझें कि इन फूलों के विषय में मेरी कुछ भूल है। हम लोगों के झगड़े का निपटारा हो जाने के शुभ उपलक्ष्य में ये फूल मैं आपको। ललिता ने सिर हिलाकर कहा, हम लोगों का विवाद ही क्या और उसका निपटारा ही कैसा? विनय, तब तो ये सभी इंद्रजाल के खेल हैं। विवाद भी झूठ, फूल भी वही और फैसला भी मिथ्या। केवल सीप में चांदी का भ्रम, नहीं, सीप भी बिल्कुल भ्रमात्मक। अच्छा, अब ये कहिए कि मजिस्ट्रेट साहब के घर पर जो अभिनय होने की बात हो रही थी, वो भी क्या? ललिता, वो भ्रम नहीं, वो सत्य ही है। किंतु उस अभिनय के लिए झगड़ा कैसा? आप ऐसा क्यों समझते हैं कि इसमें आपको राजी करने ही के लिए मैंने आपके साथ कलह किया है और आपकी स्वीकृति होने ही से मैं कृतार्थ हो गई हूं? अगर आपको अभिनय करना अनुचित जान पड़ेगा तो किसी की बात में पढ़कर आप उसे क्यों स्वीकार करेंगे? ये कहकर ललिता वहां से चली गई। बात बिल्कुल उल्टी हो गई। विनय क्या सोचकर आया था और क्या हो गया। आज ललिता ने निश्चय कर रखा था कि मैं विनय के आगे अपनी हार स्वीकार करूंगी और उससे ऐसा ही अनुरोध करूंगी जिसमें अभिनय में योग न दे। कहाँ उसने ये बात सोच रखी थी और कहाँ ये नई बात उठ खड़ी हुई, जिससे परिणाम में फल ठीक इसका उल्टा हुआ। विनय ने सोचा, मैंने इतने दिनों तक अभिनय के संबंध में जो विरुद्धता प्रकट की थी, उसके प्रतिघात की उत्तेजना ललिता के मन में कुछ रह गई है, किंतु वो समझती होगी विनय ने केवल ऊपर के मन से मान लिया है, किंतु भीतर विरोध बना है। इसी से शायद ललिता के मन का लोभ अभी तक दूर नहीं हुआ। ललिता को जो इस घटना से इतनी ग्लानि हुई, इससे विनय को बड़ा दुख हुआ। उसने मन ही मन निश्चय किया कि अब मैं इस विषय में परिहास बुद्धि से कोई आलोचना न करूंगा और ऐसी निष्ठा और निपुणता के साथ इस काम को करूंगा कि कोई मुझ पर उदासीनता का दोष आरोपित न कर सकेगा। सुचरिता आज सवेरे से ही
अपने सोने के कमरे में अकेली बैठकर एक ईसाई धर्म ग्रंथ पढ़ने की चेष्टा कर रही थी। आज अभी तक वो अपने सवेरे के नियमित काम नहीं कर सकी। घर का कोई काम करने की आज उसे इच्छा नहीं होती। पुस्तक पढ़ने में भी उसका जी नहीं लगता। पढ़ते पढ़ते उसका ध्यान किसी दूसरी ओर चला जाता था और वो क्या पढ़ गई है ये उसकी समझ में न आता था। फिर वो पाठ के टूटे हुए सूत्र को पुनरावृत्ति से जोड़ती और चंचलता के कारण अपने मन पर कुढ़ती थी। एक बार दूर से कंठस्वर सुनकर उसे मालूम हुआ कि विनय बाबू आए हैं। तब वो चौंक उठी और झट हाथ से किताब रखकर बाहर जाने के लिए व्याकुल हो गई। अपनी इस चंचलता से अपने ऊपर क्रुद्ध होकर सुचरिता फिर किताब हाथ में ले कुर्सी पर बैठ गई। विनय की बोली कहीं सुन न पड़े इसलिए वो दोनों कान बंद करके पढ़ने लगी। इसी समय ललिता कमरे में आई। सुचरिता उसके चेहरे की ओर देखकर बोली, तुझे क्या हुआ है री? ललिता ने बड़े जोर से सिर हिलाकर कहा, कुछ नहीं। सुचरिता ने पूछा, कहाँ थी? ललिता ने कहा, विनय बाबू आए हैं, वो शायद तुमसे बात करना चाहते हैं। विनय बाबू के साथ और भी कोई आया है या नहीं, ये प्रश्न सुचरिता आज किसी तरह नहीं पूछ सकी। और कोई आया होता तो निश्चय ही ललिता उसका भी उल्लेख करती, किंतु फिर भी मन निसंशय न हो सका और अपने को दमन करने की चेष्टा न करके घर आए अतिथि के प्रति कर्तव्य का ध्यान करके वो बाहर के कमरे की तरफ चली। ललिता से उसने पूछा, तू नहीं जाएगी? ललिता ने कुछ अधीर होकर कहा, तुम जाओ ना, मैं पीछे आऊंगी। सुचरिता ने बाहर के कमरे में जाकर देखा, विनय सतीश से बात कर रहा था। सुचरिता ने कहा, बाबा बाहर गए हैं, अभी आ जाएंगे। माँ आपके उस अभिनय की कविता याद कराने के लिए लावण्य और लीला को लेकर मास्टर साहब के घर गई हैं। ललिता किसी तरह नहीं गई। माँ कह गई हैं आप आए तो आपको बिठा रखा जाए, आपकी आज परीक्षा होगी। विनय ने पूछा, आप इसमें नहीं हैं? सुचरिता ने कहा, सभी अभिनेता हो जाएं तो दुनिया में दर्शक कौन होगा? बरदा सुंदरी सुचरिता को इन सब मामलों में यथासंभव अलग ही रखती थी, इसीलिए उसे अपने गुण दिखाने के लिए इस बार भी नहीं बुलाया गया था। और दिनों इन दोनों व्यक्तियों के एकत्र होने पर बातों का अभाव नहीं होता था। आज दोनों ओर ही ऐसा विघ्न हुआ था कि बातचीत किसी तरह जमी ही नहीं। सुचरिता गोरा की चर्चा न उठाने का प्रण करके आई थी और विनय भी पहले की भांति सहज भाव से गोरा की बात नहीं कर सका। उसे ललिता और शायद घर के सभी लोग गोरा का एक क्षुद्र उपग्रह भर समझते हैं, ये सोचकर गोरा की चर्चा उठाने की उसे झिझक हो रही थी। ऐसा कितनी ही बार हुआ है कि विनय पहले आया है और गोरा उसके पीछे। आज भी ऐसा हो सकता है, ये सोचकर सुचरिता रह रहकर चकित हो उठती थी। गोरा पीछे आ न जाए यही उसका भय था और न आने की आशंका भी उसे कष्ट दे रही थी। विनय के साथ ऊपर के मन से दो चार बातें होने के बाद सुचरिता मन को छिपाने का और कोई उपाय न देख सतीश की चित्र संग्रह फाइल लेकर उसके साथ चित्रों के संबंध में आलोचना करने लगी। इधर विनय टेबल से अपने लौटाए हुए कनेर के फूलों के गुच्छे को देखकर लज्जा और क्षोभ से मन ही मन कहने लगा कि आखिर शिष्टता के ख्याल से भी तो मेरे इन फूलों को ले लेना ललिता को उचित था। सहसा किसी के पैरों की आहट सुन सुचरिता ने चौंक कर पीछे फिरकर देखा। हारान बाबू आ रहे हैं। हारान बाबू ने कुर्सी पर बैठकर कहा, विनय बाबू, आपके गौर बाबू नहीं आए? विनय ने हारान बाबू के ऐसे अनावश्यक प्रश्न से रुष्ट होकर कहा, क्यों, उनसे कोई काम है? हारान बाबू ने कहा, आप हों और वो ना हो ऐसा तो कम ही देखा जाता है, इसीलिए पूछा। विनय को मन में बड़ा क्रोध हुआ, परंतु अपने क्रोध को दबाकर कहा, वे कलकत्ते में नहीं हैं। हारान, तो क्या धर्म का प्रचार करने गए हैं? विनय का क्रोध और भी बढ़ गया। उसने कुछ उत्तर न दिया। सुचरिता भी चुपचाप वहां से उठकर चली गई। हारान बाबू झट उसके पीछे पीछे गए, किंतु वो बढ़ गई। जब वो उसे न पा सके तब दूर से पुकार कर कहा, सुचरिता ठहरो, तुमसे कुछ कहना है। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये कहते हुए सुचरिता ने शयनागार में जाकर भीतर से किवाड़ लगा लिए। इसी समय बरदा सुंदरी आकर जब अभिनय की तालीम देने के लिए विनय को बुलाकर दूसरे कमरे में ले गई, तब कुछ ही देर बाद अकस्मात वे फूल टेबल पर से गायब हो गए। उस रात में ललिता भी बरदा सुंदरी के अभिनय के अखाड़े में दिखाई न दी और सुचरिता ईसाई मत की एक पुस्तक अपनी गोद में रखे चिराग को घर के एक कोने में छिपाकर
बड़ी रात तक द्वार के समीप बैठकर अंधेरी रात की ओर गाल पर हाथ दिए देखती रही। उसके आगे मानो कोई अपरिचित अपूर्व स्थान मृग तृष्णा की तरह दिखाई दिया था। इतने दिन तक जीवन में जो बातें जानी सुनी हैं, उनके साथ उस स्थान के किसी अंश का चिरविच्छेद है। इसलिए वहां के झरोखों में जो रोशनी हो रही है, वो घोर अंधेरी रात की नक्षत्रमाला की भांति सुदूरवर्ती होने का कौतुक दिखा मन को सशंकित कर रही है। इस अपूर्व दृश्य को देख उसके मन में आया कि मेरा जीवन तुच्छ है। इतने दिनों तक जिसे सच माना है वो संदिग्ध हो गया है, और जो नित्य का व्यवहार करती आती हूं वो अर्थहीन है। अब यहां पहुंचकर शायद ज्ञान का पूर्ण लाभ होने और कर्म के उच्च होने से मैं जीवन को सार्थक कर सकूं। इस अपूर्व अपरिचित भयंकर स्थान के अज्ञात सिंह दरवाजे के सामने किसने मुझे लाकर खड़ा कर दिया है? क्यों मेरा हृदय इस तरह कांप रहा है? क्यों मेरे पैर उस ओर आगे बढ़कर फिर इस प्रकार स्तब्ध हो रहे हैं? अभी आप सुन रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के 22वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।